ये दिस इज द लिस्ट इन विच द नोबेल अवार्ड्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी आर मेंशन्ड। नोबेल प्राइज जो है ये दिया जाता है साइंस की फील्ड में, ख़ास तौर पर ऐसे काम के लिए दिया जाता है जिसकी वजह से दुनिया में कोई रेवोल्यूशन बर्पा हुई हो। यानी या तो ह्यूमन थॉट के अंदर कोई रेवोल्यूशनरी तब्दीली आई हो इंसानी सोच में, और या उसके नतीजे में सोसाइटी में कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई हो जिसने इंसान की ज़िंदगी को बदल के रख दिया हो। तो नोबेल प्राइज़ हाईएस्ट प्राइज़ है। इसमें आप देखें कि क्वांटम मैकेनिक्स की डेवलपमेंट में जिन लोगों ने काम किया था, ये सन 1900 से लेकर 1930 तक के दौरान जिन साइंसदानों ने काम किया, उन्हें 1918 से लेकर 1954 तक के नोबेल प्राइजेस दिए गए। नोबेल प्राइज़ आमतौर पर उसी साल में नहीं दिया जाता जिस साल में कोई काम किया हो, क्योंकि जब तक उस काम की अफादियत नुमायाँ होकर सामने नहीं आ जाती, जब तक उसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडेट नहीं हो जाती, उस वक्त तक इनाम नोबेल प्राइज़ उस वक्त तक नहीं दिया जाता। तो ये जो मैक्स प्लांक का काम था जो सन 1900 में ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम की वजाहत की, इसका नोबेल प्राइज़ 1918 में मिला। सिमिलरली एल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 में नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसी तरह नील्स बोहर को 1922 में एटम का स्ट्रक्चर नील्स बोहर ने 1912 में प्रेजेंट किया था, लेकिन नोबेल प्राइज़ 10 साल बाद 1922 में दिया गया जब वो वैलिडेट हो जाता है। इस तरह 1923 में मिलीकन को और 1925 में फ्रैंक हर्ट्ज, जेम्स फ्रैंक और हर्ट्ज, ये दो साइंटिस्ट अलग-अलग, इनको 1925 का नोबेल प्राइज़ दिया गया। 1927 में कॉम्पटन को डिस्कवरी ऑफ इफेक्ट नेम्ड आफ्टर हिम। 1929 में डी ब्रॉगली को, ये जो 1925 में डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दिया था, 1929 में नोबेल प्राइज़ उसका दिया गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। हाइजनबर्ग को 1932 में, जबकि जो काम इन्होंने 1924 में किया था। श्रोडिंगर ने 1925 में किया था और नोबेल प्राइज़ 1933 में मिला। इस तरह डेविसन और जर्मन ने और जीपी थॉमसन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो 1927 में किए थे और नोबेल प्राइज़ 1937 में मिला। तो ये सारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1933 में था, 1945 में मिला, और 1927 में मैक्स बॉर्न ने क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन वेव फंक्शन की जो बहुत ही अहम है और हम इसमें पढ़ेंगे भी, और उसको नोबेल प्राइज़ 1954 में मिला। ये सन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए था कि हिस्ट्री के किस पीरियड में किस तरह के काम हुए साइंस की डेवलपमेंट में। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि मैक्स प्लांक को नोबेल प्राइज़ किस काम पर दिया गया था या आइंस्टाइन को किस पर दिया गया था। यानी इनके कामों का पता होना चाहिए कि वो साइंसदान ने क्या किया था, लेकिन किस सन में नोबेल प्राइज़ मिला ये अहम नहीं, ये याद रखना अहम नहीं है। इसका वैसे इल्म होना चाहिए कि इस पीरियड ऑफ टाइम में इनको नोबेल प्राइज़ मिले थे। न्यूटन को न्यूटन को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। नोबेल प्राइज़ का जो आगाज़ है वो 1921 में, ये देखें एल्बर्ट आइंस्टाइन को, दिस वन, ये आइंस्टाइन को 1921 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर करने पर। आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम किए वो सारे के सारे इस नोबेल प्राइज़ की लिमिट से बहुत आगे थे। वो यानी उसका जो काम था वो एक एक काम उसका उसका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और उसके अलावा उसने बेशुमार चीज़ों में थ्योरीज दी हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड्स की थ्योरीज दी हैं। ऐसे ऐसे काम किए हैं जो इंतहाई ज़्यादा मुश्किल थे और उसने बड़ी आसान सोल्यूशन उनके दिए। उसकी मशहूर ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर की जो इक्वेशन है वो सारी यानी तमाम एनर्जी और मैटर को सर शो करती है कि सेम। जी क्या कह रहे हैं? सर ये नोबेल प्राइज में क्या चीज दिया जाता है? कोई तमगा वगैरह तो वगैरह होता है या कोई मतलब रकम वगैरह होती है? देखें, ये
पहली बात तो ये कि जो नोबेल प्राइज़ है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ तो ये एक एजाज़ है, बहुत बड़ा। जी यानी सर। यानी इज्जत का बायस है, जिसको मिले, जिस मुल्क को मिले उसके लिए इज्जत का बायस है। उसके बाद इसमें एक तो होता है जो सिंबल के तौर पर ना, मेडल टाइप होता है, जी मेडल सर। उसमें। और उसके अलावा इसमें तकरीबन 10 मिलियन डॉलर कह लें, या मेरे ख्याल इतनी होती है अमाउंट, 10 मिलियन जी डॉलर सर। जो हैं वो कैश वो दिए जाते हैं साइंसदान खूब। को। थैंक यू दस सर। 1 करोड़ डॉलर हो गए ना, 1 करोड़ डॉलर को जब आप पाकिस्तान के लिहाज से आप 100 करोड़, 1 अरब, यानी 1 अरब रुपए के करीब तकरीबन अमाउंट बन जाती है, जो एक साइंसदान को इनाम के तौर पर दी जाती है। थैंक यू सर। और आमतौर पर ये जो रकम होती है, ये साइंसदान, मैंने जितना इनकी हिस्ट्री देखी है, ये ज़ाती इस्तेमाल में इसमें से कम ही लाते हैं। ज़्यादातर वो इन इस रकम से इदारे बना देते हैं मजीद साइंस के। यानी वो लोग वैसे ही फ़र्क सोच के लोग होते हैं जिनको ये आमतौर पर मिलता है। ठीक है, तो ये यानी ये जो अवार्ड्स हैं, ये क्वांटम थ्योरी की डेवलपमेंट में इतने सारे अवार्ड दिए गए। असल में अवार्ड देने वाली लिस्ट यहाँ शो करने का मकसद इस क्वांटम थ्योरी की सिग्निफिकेंस बताना है कि ये कितनी अहम थी, कि इसका एक एक फिनोमिनन जो था वो नया था। एक एक फिनोमिनन ने ह्यूमन थॉट के ऊपर चेंजेस पैदा की, और एक एक फिनोमिनन की एप्लीकेशन ने हमारी ज़िंदगियों में आसानियां पैदा की। अब हम देखें ना, हम घर बैठे बुकिंग करा लेते हैं। आप लोग अब यूनिवर्सिटी कब खुलेगी, आपने आना होगा, आप घर बैठे उस पर डेवो पे या बिलाल डेवो किसी पे बुकिंग करा लेंगे। वो मुमकिन कैसे हो रहा है? आप ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, घर बैठे लोकेट कर लेते हैं रास्ता, कहीं भी जाना हो, फिर उसको वो 100% तकरीबन एक्यूरेसी है और आपको वो दे जाता है वहाँ। ये सारी की सारी इस तरह की चीज़ें जो पॉसिबल हुई हैं, ये तब मुमकिन हुई हैं जब इंसान ने एटम को सही तौर पर अंडरस्टैंड करना शुरू किया, क्योंकि इनमें एटम और इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है इस सारी स्टडी में। आप यहाँ, मैं यहाँ से बैठकर जो अल्फाज बोल रहा हूँ, 100% वही अल्फाज आपकी समातों तक पहुँच रहे हैं। दरमियान में हालांकि कितने वसीले हैं जिनके थ्रू ये जा रहे हैं, लेकिन ऐसा इंतज़ाम करना, ऐसी स्टडी की गई है कि हम कंप्यूटर के माइक में बोल रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट कर रहा है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर और आपको नज़र आ रहा है। ये सारा कुछ मुमकिन कैसे हो रहा है बैक एंड पर? तो इसके जो बैक एंड पर जो नॉलेज इस्तेमाल हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स का और एटम्स का नॉलेज है, कि वो कैसे बिहेव करते हैं, उनको कंट्रोल कैसे करना है। कैसे कंट्रोल करना है कि आप कीबोर्ड के ऊपर ए दबाएं तो कौन से बिजली के सिग्नल जनरेट हों, और कौन से मटेरियल इस तरह के हों कि आपको स्क्रीन के ऊपर ए लिखा हुआ नजर आ जाए। तो ये बहुत गहरा और बहुत बड़ा और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा यूजफुल इल्म है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा मुमकिन नहीं था। क्लासिकल मैकेनिक्स की रूह से ये लाइव जो टॉक जो हम इस वक्त कर रहे हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स की रूह से मुमकिन नहीं थी। ये सिर्फ क्वांटम मैकेनिकल एप्लीकेशन है कि हम यहाँ से बैठकर आपसे, हम सब यानी आपस में, एक क्लास के 46-47 लोग जो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए हैं, वो हम कर रहे हैं। तो ये नेक्स्ट अब हमने जो पढ़ना है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। तो सर जी नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अभी ना पढ़ लें? मैं तो कहता हूँ नेक्स्ट पढ़ लेंगे, आज हिस्ट्री होगी सारी माशाल्लाह। इसमें थोड़ा सा मैं आपको ना बेसिक आइडिया कुछ देना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कि ये जो हमने अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। इसको सर। हम पढ़ेंगे इसका टॉपिक अगली दफ़ा पढ़ेंगे। लेकिन एक
बेसिक सी चीज़ थोड़ी सी डिस्कस कर लें, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको फिर शुरू से ना करना पड़े दोबारा से नए सिरे से। ठीक है, आसान सी बातें हैं जस्ट वो जो डिस्कस करेंगे हम। गौर से सुननी है आपने, क्योंकि ये सारा जो इसकी बुनियाद हैं आगे जो हमने सब पढ़ना है। अच्छा, एक बात मैं थोड़ी सी यहाँ वाजे कर दूं कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है इसका मकसद है कि ऐसी कैपेबिलिटी आपने अपने अंदर प्रोड्यूस करनी, यानी टीचर का काम ये है कि वो स्टूडेंट्स में ये कैपेबिलिटी प्रोड्यूस करे कि वो ये सोचने की सलाहियत पैदा कर सके। यानी यूनिवर्सिटी टीचिंग का एम होता है टू मेक स्टूडेंट्स हाउ टू थिंक। यानी फैक्ट्स पढ़ाना इतना अहम नहीं है, आप इस स्टेज पर फैक्ट्स रीड भी कर सकते हैं, यानी आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप समझ लेंगे, लेकिन हाउ टू थिंक, सोचना कैसे है, कैसे अननोन को डिस्कवर करना है, उसके लिए जहन को कैसे तैयार करना है, यूनिवर्सिटी टीचिंग का जो एम है वो ये होता है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी की एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद, हम किसी अनसीन प्रॉब्लम के बारे में सोचने के काबिल अगर नहीं हुए, तो इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस फिर इतने अच्छे तरीके से हमने नहीं चलाया। अच्छा, अब ये सोचने का जो प्रोसेस कैसे डेवलप करना है, करना इन्हीं प्रोसेस, इन्हीं सिलेबस के थ्रू है। सिलेबस के आर्टिकल्स को हमने ये सोच कर देख पढ़ना है कि अगर इन साइंसदानों की जगह हम होते, जबकि ये चीज़ें अभी डिस्कवर नहीं थी, तो हम होते तो हम कैसे सोचते इनके बारे में, क्या हम भी इसी नतीजे पर पहुंच जाते जिस पर ये साइंसदान पहुंचे थे। तो इस तरह की सोच जब क्रिएट करेंगे तो हम अपनी सोसाइटी के मसाइल भी हल कर सकेंगे और साइंस में हमारा मुल्क भी आगे जा सकेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ लगे बंदे सिलेबस को पढ़ के रटा लगा कर जस्ट रिप्रोड्यूस कर लेंगे तो एग्जाम तो पास हो जाएगा, लेकिन जो इसका इनर मकसद है, जो ह्यूमन थॉट की डेवलपमेंट है, जो इंसान को उसका वो मुकाम देना है जो अल्लाह ताला ने उसके लिए क्रिएट किया है, कि खिलाफत कर दिया है कि वो यूटिलाइज करे, दुनिया के रिसोर्सेज को अपने तसर्रुफ में लाए, मुसख्खर किया है उसके लिए कायनात को, तो वो चीज़ें हम फिर हमारी जो है ना वो रह जाएंगी बीच में। इसलिए सोच पैदा करनी है कि हाउ टू थिंक। अब कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो आपने ये सोचकर पढ़ना है कि अगर आप उस साइंसदान की जगह जिसने ये डिस्कवर किया था, अगर आप मौजूद होते तो आप क्या करते। चलें, एक तो ये बात थी। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है। लेकिन उससे पहले सिर्फ एक मुख्तसर सा दो तीन मुख्तसर सी बातें रेडिएशन के बारे में आपको बतानी है। उनमें से पहली बात यह है कि हमें कलर क्यों नजर आते हैं, हमें कोई चीज़ ब्लू क्यों नजर आती है या रेड क्यों नजर आती है। तो उसकी रीज़न ये है कि रोशनी जो कि बहुत से रंगों पर मुश्तमिल है, हम आम जुबान में कह देते हैं कि रोशनी 7 कलर्स पर मुश्तमिल है, जबकि रियलिटी ये है कि ये बड़ी डिवीजन है 7 कलर्स। अगर आप गौर करें तो उसमें शेड्स होते हैं, जैसे रेड के बेशुमार शेड्स हैं। आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जब कलर की ऑप्शन चूज करते हैं तो 256 कलर्स और पता नहीं कितने उसके शेड्स आ जाते हैं आगे। तो रेड के अंदर कई शेड्स हैं जो डिफरेंट कलर्स हैं, इस तरह ब्लू है। तो 7 तो बड़े बड़े डिवीजन्स हैं, फिर उन 7 के अंदर सब डिवीजन्स हैं। तो ये वो रंग हैं जो हम देख सकते हैं। तो ये रंग हैं क्या, ये असल में वेवलेंथ्स है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे सूरज से रोशनी आ रही है तो रोशनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक किस्म है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये तमाम वेव्स, इनमें इनकी एक वेवलेंथ है, इस तरह इनकी फ्रीक्वेंसी है। तो जब वेवलेंथ बदलती है तो रंग बदल जाता है, या फ्रीक्वेंसी बदलती है तो रंग बदल जाता है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का आपस में इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, ये आपस में इनवर्स रिलेशन है। तो वेवलेंथ का ताल्लुक रंग के साथ है। जब हम कहते हैं कि कोई चीज रेड नजर आ रही है, ये जो स्पॉट रेड नजर आ रहा है, इसलिए मैं रेड की मिसाल दे रहा हूँ। ये रेड क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो रोशनी पड़ रही है उसमें से ये बाकी तमाम रोशनियां एब्जॉर्ब करके सिर्फ रेड कलर को री एमिट कर रहा है या रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। इस तरह ग्रीन क्यों ग्रीन नजर आ रहा है, ये जो ग्रीन है साइड पे ये बाउंड्री, ये ग्रीन क्यों नजर आ रही है, क्योंकि
जब बाकी सारे कलर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, बाकी सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, सिर्फ ग्रीन जो है वो री एमिट हो रही है यहाँ से। तो इस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट हो हमारे पास जिसके ऊपर जितनी भी रोशनियां पड़ रही हैं वो सब की सब दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करवा दे, यानी री एमिट करवा दे, तो हम कहते हैं कि ये वाइट कलर है। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब आ रही है? हेलो जी सर आ रही है। अच्छा, तो वाइट सर आप कलर, भाई वो दोबारा बताना जो आपने पहले अच्छा बताई। वो मैं बता दूं। रोशनी का ताल्लुक, रंगों का ताल्लुक वेवलेंथ के साथ है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, अगर हम कहते हैं कि एक चीज रेड कलर की है तो इसका मतलब है उसकी कोई एक वेवलेंथ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, 700 नैनोमीटर, 650 से तकरीबन, सॉरी 625 से लेकर 700 नैनोमीटर तक, यानी 625 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो रोशनियां हैं, जो वेवलेंथ्स हैं, वो सब सुर्ख रंग के मुख्तलिफ शेड्स हैं। इस तरह 450 से 500 नैनोमीटर के दरमियान वाली जो वेवलेंथ्स हैं वो नीले रंग के मुख्तलिफ शेड्स हैं। तो ये जो वेवलेंथ है ये कलर से ताल्लुक होता है इसका। हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दुनिया जो बहुत वसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत कम वेवलेंथ से लेकर, यानी फेम्टोमीटर 10 की ताकत -15 मीटर से लेकर किलोमीटरों की लंबाई तक इनकी वेवलेंथ होती है। तो जो बहुत इनकी वेवलेंथ की बुनियाद पर हमने इनके मुख्तलिफ नाम रखे हुए हैं। तो ये जो विजिबल लाइट है जो हमें नजर आती है, ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दुनिया का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के दरमियान की वेवलेंथ्स हम देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दुनिया के लिए हम नाबीना हैं, हमें वो नजर ही नहीं आती। वो मौजूद हैं, ये नहीं कि वो यहाँ है नहीं, वो तमाम रंग भी, वो उनके रंगों के हमने नाम ही नहीं रखे, हमें वो उसका इदराक ही नहीं है। तो वो गैब की दुनिया है जो हमें पता ही नहीं है कि वो भी नजर ही नहीं आ रही हमें वो, लेकिन हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स लगाकर डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल फोन की कम्युनिकेशन में जो रेडिएशन यूज हो रही है वो माइक्रोवेव्स है, वो हमें नजर नहीं आते उनके रंग, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ से उसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमें नजर आती हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर की एक छोटी सी रेंज है। 400 नैनोमीटर वाली वायलेट नजर आती है, 700 नैनोमीटर वाली सुर्ख या रेड नजर आती है। इसके दरमियान में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और जब वेवलेंथ चेंज होती है तो कलर चेंज हो जाता है। अगर सुर्ख रंग के अंदर की कुछ वेवलेंथ चेंज हो तो सुर्ख के शेड बनते जाएंगे, नीले रंग की वेवलेंथ के अंदर चेंज आए तो नीले के शेड बनते जाएंगे। तो वेवलेंथ का ताल्लुक कलर के साथ है। जब किसी मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल करती है तो वो मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है। अगर वो 100% रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले और कोई भी रेडिएशन दोबारा वापस एमिट ना करे तो हमें वो चीज ब्लैक नजर आती है और हम कहते हैं कि ये ब्लैक बॉडी बन गई है। क्या होती है ब्लैक बॉडी? एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर पड़ने वाली तमाम वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो जाएं और कोई भी वेवलेंथ री एमिट ना हो, तो इसको हम ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं। अगर तमाम की तमाम वेवलेंथ री एमिट कर दे तो हम उसको, फिर हमें वो चीज वाइट नजर आती है। समझ आ गई यहाँ तक? जी स्टूडेंट, समझ यस आ गई सर। यहाँ? यस सर। अच्छा, तो वेवलेंथ, कलर क्या है? कलर असल में वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रिलेटेड हैं, ताल्लुक है इनका आपस में। वेवलेंथ बढ़ती है तो उसी रेशो में फ्रीक्वेंसी कम होती है।
वेवलेंथ कम होती है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, यानी उलट रिलेशन है एक दूसरे के साथ, लेकिन एक खास तनासुब में बढ़ती है और कम होती है। ये माइक प्लीज ऑफ कर दें बाकी लोग। कॉपी है काट के आ कर हो सकता तो मां जी कहना सी कहंदी ये कॉपी काट के आने ना जो उसे तरह वापस काट ले तो किन्ना। तो ब्लैक बॉडी से मुराद ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितनी भी वेवलेंथ फॉल कर रही हैं वो सब एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और जब हम उस ऑब्जेक्ट को हीट अप करते हैं यानी हाई टेम्परेचर पर लेकर जाते हैं तो वो तमाम रेडिएशन जो उसने एब्जॉर्ब की है वो री एमिट करता है। यानी वो ब्लैक बॉडी एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है, यानी जब उसको लो टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेगा। सारी रेडिएशन से मुराद है सारी वेवलेंथ्स, और सारी वेवलेंथ्स को हम कह सकते हैं सारे कलर्स। और जब हम उसको हीट अप करते हैं तो वो सारे कलर्स दोबारा री एमिट करता है, यानी सारी वेवलेंथ्स या सारे कलर्स दोबारा एमिट करता है। लेकिन उनमें से कोई एक कलर हमें ज्यादा नजर शिद्दत के साथ नजर आ रहा होता है, बाकी कलर्स कम है, वो दब जाते हैं। तो किसी एक दर्जा हरारत पर कोई एक कलर ज्यादा नजर आता है। जैसे कोयले को जब हीटअप करते हैं तो पहले वो हीटअप होना शुरू होता है तो रेड होता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके फिर कलर चेंज होते होते अल्टीमेटली वाइट की तरफ को चला जाता है। तो ये फिनोमिनन था कि जब आप हीटअप करते हैं तो किस वेवलेंथ की यानी किस कलर की कितनी इंटेंसिटी यानी कितनी शिद्दत के साथ वो खारिज हो रहा है। इस चीज को जब हम इसको ड्रॉ करते हैं, ग्राफ अगर हम इसका बनाएं तो हम इसको कहते हैं कि ये हमने स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। ये जो ग्राफ नजर आ रहा है आपको, एक्स एक्सिस के ऊपर वेवलेंथ्स हैं, वाई एक्सिस के ऊपर इंटेंसिटी है। कौन सी वेवलेंथ की कितनी इंटेंसिटी, वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू आ गई जिस पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी। ये वो इस वेवलेंथ का जो भी रंग होगा वो हमें उस वक्त नजर आ रहा होगा कि ये रंग है इस चीज का। उसके बाद मजीद ज्यादा वेवलेंथ्स भी एमिट हो रही होंगी, लेकिन उनकी इंटेंसिटी इससे कम होगी, तो वो इसके अंदर दब सी जाएंगी और हमें ज्यादातर सिर्फ यही कलर खारिज होता हुआ नजर आएगा, अगरचे बाकी वेवलेंथ्स भी एमिट हो रही हैं। तो ये टी का मतलब है किसी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन में जिसको मेजर किया जाता है, किसी एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इस ब्लैक बॉडी को रखा गया है। एक्स एक्सिस में इसकी वेवलेंथ्स हैं जो एमिट हो रही हैं उस ब्लैक बॉडी में से, और वाई एक्सिस पर इंटेंसिटी है, यानी किसी एक वेवलेंथ पर एक इंटेंसिटी, किसी ज्यादा वेवलेंथ पर कोई ज्यादा इंटेंसिटी, फिर उससे ज्यादा पर एक वैल्यू आ जाती है जिसको लैम्डा एम से शो किया हुआ है। इसे लैम्डा मैक्स भी कहते हैं। लैम्डा मैक्स से मुराद वेवलेंथ की वो वैल्यू है, लैम्डा मैक्स से मुराद वेवलेंथ वो वाली वेवलेंथ है जिस पर इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, यानी जिस वेवलेंथ की जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा शिद्दत के साथ खारिज हो रही है, इस वेवलेंथ को हम लैम्डा मैक्स का नाम देते हैं। तो ये जो कर्व, ये जो ग्राफ बनता है, इसको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूट, स्पेक्ट्रल इसलिए कि हमने वेवलेंथ्स को सेपरेट कर लिया है। जब वेवलेंथ्स को हम सेपरेट करके स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं हमने स्पेक्ट्रम बनाया है, यानी जब हम वेवलेंथ्स या कलर्स को सेपरेट कर देते हैं तो हम कहते हैं ये स्पेक्ट्रम बन गया। तो ये स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। और किस चीज की बनी है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन? किस लिए है कि ये स्पेक्ट्रम बना है और हर वेवलेंथ की इंटेंसिटी भी हमने मालूम की है। अगर वेवलेंथ्स को अलहदा कर लें और हर एक की इंटेंसिटी भी मालूम कर लें तो स्पेक्ट्रम भी बन गया और डिस्ट्रीब्यूशन भी बन गई। इसको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम देते हैं। और ये किस चीज की है? ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन की है, यानी ब्लैक बॉडी में से जो जो रेडिएशन निकल रही हैं उन सब की वेवलेंथ्स की कितनी कितनी इंटेंसिटी निकल रही है, इसको स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन का नाम दिया जाता है। और ये वो इंतहाई अहम ग्राफ है जो बुनियाद बना था क्वांटम मैकेनिक्स की डिस्कवरी। सर जी 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 बताएं। सर जो वेवलेंथ होती है वो जितनी शिद्दत से उसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है